ओके, सो आज हम मैट्रिक केमिस्ट्री में चैप्टर 7 में लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर लेक्चर 4 होगा ये, और उसमें कुछ और मेथड्स हैं। दो बड़े मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए थे पहले। देखो, एक तो हमारे पास थे क्लासिकल मेथड, जिसमें हमने शुरू में डिस्कस किया था, जैसे टाइट्रेशन डिस्कस किया था, ग्रेविमेट्रिक मेथड डिस्कस किया था। वो हमारे क्लासिकल मेथड थे, ओल्ड मेथड थे। फिर हम मॉडर्न मेथड्स में आ गए थे। मॉडर्न मेथड में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका जिसमें यूवी और इंफ्रारेड डिस्कस किया, क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया, जिसमें हमने HPLC डिस्कस किया कल, और जो है वो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जाना उसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा वैसे भी जान नहीं सकते थे, काफ़ी डिटेल टॉपिक था वो। और आज हम और कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे जो बहुत शॉर्ट हैं, जस्ट ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, कुछ चीज़ें समझनी है आपको बस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। एक और मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्रोमेटोग्राफी के अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। अभी क्यों इस्तेमाल किया जाता है? द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके ज़रिए हम किसी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं। अब आप बोलोगे सर, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोड तो आप जानते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो मेटल के रॉड्स लगे हुए होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। पोटेंशियल मतलब होता है ताकत। इलेक्ट्रोड की ताकत मतलब द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? टेंडेंसी मतलब सलाहियत, किसी मेटल की सलाहियत इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की, वो टेंडेंसी, वो सलाहियत कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। उसकी जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की एबिलिटी है वो हमारे पास कहलाती है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जो आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इसको इस मेथड में क्या इस्तेमाल करते हैं? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस्तेमाल किया जाता है, आपने पढ़ा था पिछली 9 क्लास के अंदर। यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, दो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ड्राई सेल वगैरह। यस, तो उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? वैसे डायग्राम यहाँ बनी है, पहले मैं उसको रीड कर ले रहा हूँ, फिर मैं डायग्राम आपको समझा दूंगा क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। दो हाफ सेल होता है। देखो, दिस इज फर्स्ट हाफ सेल, दिस इज सेकंड हाफ सेल। इसको हाफ सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें एक एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। वैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड एक साथ डाला जाता है। इसमें एक डाला हुआ है, इसमें, और एक इसमें। इसमें जिंक डाला हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें कॉपर डाला हुआ है, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये दो हाफ सेल पर मुश्तमिल है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये दो हाफ सेल पर मुश्तमिल है। ईच हाफ सेल कंटेन्स एन इलेक्ट्रोड। हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड है। मैंने बुक की वर्डिंग चेंज कर दी, अपने लिए से आसान कर दी, ठीक है, ताकि आप पढ़ो और आपको याद हो जाए। ईच हाफ सेल कंटेन्स एन इलेक्ट्रोड। हर हाफ सेल में एक एक इलेक्ट्रोड है। एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट लिबरेट्स इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीडेशन। कैथोड कैरी पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन बाय रिडक्शन। अब ये जिंक जो इलेक्ट्रोड है ना, जिंक वाला जो जिंक लगाया हुआ है, ये एनोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया गया, दिस इज कैथोड, और उस पर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब एनोड पे क्या होती है आप जानते हैं? एनोड पर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां जिंक क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जिंक, यहां पर जो जिंक मेटल है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो दो इलेक्ट्रॉन इस वायर में आ जाते हैं ऊपर। दूसरी तरफ कॉपर, अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वायर के थ्रू ट्रांसफर होकर आगे जाते हैं। जैसे आपको एनिमेशन में दिख रहा है, यहाँ पर जो एनिमेशन आपको दिख रही है कि यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल कर आगे बढ़ रहे हैं। अब जो आगे बढ़ रहे हैं तो एनिमेटेड है बिल्कुल, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो क्या कर रहा है? एक वोल्ट डिफ्लेक्शन शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा यहाँ से डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर कॉपर में चूँकि रिडक्शन हो रही है तो यहाँ पर क्या करेगा? कॉपर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो शुरू हो जाएगा कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कॉपर की तरफ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जिंक सल्फेट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कॉपर सल्फेट डाला गया।
तो इसमें 2 हाफ सेल की पर बना हुआ है। द 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज मेड ऑफ NaCl। दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किससे किया जा रहा है? इसकी मदद से किया जा रहा है। दिस इज एक्चुअली अ सॉल्ट ब्रिज, नमक का पुल। इसके अंदर नमक भरा होता है NaCl, इसलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। ये क्या करता है? दोनों जो है वो सेल्स को जोड़ देता है, साथ में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब होता है क्या है इसमें, अगर आपको किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो आप उस मेटल को क्या करो, यहाँ पर इसमें आप एज इलेक्ट्रोड उसको लगा देते हैं। फिर ये वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज शो करके बता देता है कि इस इलेक्ट्रोड का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, जिसको हम पढ़ते हैं नॉर्मली जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे क्लास 11 में, तो पूरी उसका फॉर्मूला होता है, उसकी डेरिवेशन होती है, जिसको हम करके चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है। अभी हमें सिर्फ कितनी चीज़ें याद रखनी है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्लास 10 के अंदर, कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की सलाहियत मेटल की, ये कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे मालूम करते हैं? कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से। वो क्या होता है? 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। हाफ सेल क्यों कहते हैं? दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड होता है, एक में जिंक होता है और एक में कॉपर। मतलब कोई भी मेटल डाल सकते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो। जिंक डाला तो फिर जिंक सल्फेट इसका इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, कॉपर डाला तो कॉपर सल्फेट इसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, और दोनों को हम तार की मदद से जोड़ देंगे। इससे क्या होगा? जिंक में ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और कॉपर में रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो वोल्ट मीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करके अपने निडल की बताएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। इससे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आइडिया मिल जाएगा। बस समझ में आ गई? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज़ कर रहे हैं। डायग्राम इसलिए मैंने जैसा आपको बनाया था कि ये पॉइंट समझ में आ सके, आपको पेपर में डायग्राम नहीं बनानी होगी उसकी। ठीक है, क्लियर है मेरे को मसला? नो इशू। तो नेक्स्ट उसके बाद मेथड, अब 2 और मेथड है, ये जस्ट डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। इसकी डिटेल चूँकि हमने अक्सर चीज़ें ना डिटेल में पढ़ ली हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, ये सब हमने बड़ी डिटेल में पढ़ लिया, तो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ना बुक में डिटेल में लिखी हुई है, ना आपको डिटेल में जाना है। तो एक हमारे पास है पोटेंशियोमेट्री और एक हमारे पास है कंडक्टोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री क्या है भाई? एक लाइन सिर्फ लिखनी है उस पर कि पोटेंशियोमेट्री एक मेथड है यूज टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग बताते हैं पोटेंशियोमेट्रिक मेथड की मदद से। इसके लिए एक डिवाइस यूज़ होती है इस टाइप की, दैट इज़ कॉल्ड अ पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर नामी डिवाइस से, पोटेंशियोमीटर से हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद है। बस और कुछ नहीं बताना है भाई, इतना याद रखें, ठीक है? इतना याद हो जाएगा ना भाई इजली। अब होता है पूरा तरीका बेटा, इसका पूरा प्रोसेस है कि कैसे यूज़ किया जाता है इस मशीन को, बट आई डोंट थिंक कि आप इसको नीड है, जो कि बुक में भी मेंशन नहीं है तो आपको भी नहीं लिखना। दूसरा उसके बाद है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री किसे कहते हैं? दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, जैसे लोहा करंट को ज़्यादा कंडक्ट करता है, प्लास्टिक या लकड़ी करंट को कंडक्ट नहीं कर पाती, ठीक है? तो ये हमारे पास जिसको किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं? कंडक्टोमेट्री। इसके लिए कंडक्टोमीटर, यहाँ पर एक ऑपरेटर्स आपको दिख रहा है, दिस इज कंडक्टोमीटर, जिसके थ्रू इसको किया जाती है। पूरा प्रोसेस होता है इसके अंदर भी। द एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टोमेट्री आर, अब कंडक्टोमेट्री की क्या एप्लीकेशंस हैं, मतलब इसके एप्लीकेशन बुक में मेंशन थे तो मैंने लिख दिए, समझा देता हूँ मैं आपको। क्या क्या कौन कौन सी वैल्यूज इससे मालूम की जा सकती है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करके हम कौन कौन सी वैल्यूज़ बता सकते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो किसी से करंट जल्दी पास होता है, किसी से करंट नहीं पास हो रहा होता है, डिफरेंट होते हैं। अब ये हमारे पास 4 चीज़ें बताने की सलाहियत रखता है। सबसे पहला, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड। जब आप बड़ी क्लासों में आगे जाएंगे तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट के पढ़ेंगे, KA, KB, KW, अलग अलग किस्म के। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, KB इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, KW इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये सब इसकी वैल्यूज़ निकालनी होती है हमें क्लास 11 में नेक्स्ट ईयर। तो वो उसको हम, अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर हम डायरेक्टली वैल्यू निकालना चाहें तो इस मशीन की मदद से हम निकाल सकते हैं, वरना हमें पूरा इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना था डिटेल में। सॉलेबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉलेबल सॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड। स्पैरिंगली मतलब होता है लेस। अगर कोई सॉल्ट पानी में कम डिजॉल्व हो रहा है, लेस सॉलेबल है, तो उसकी सॉलेबिलिटी कितनी है, इस मशीन के थ्रू हम सॉलेबिलिटी बता सकते हैं। कौन सा सॉल्ट कम डिजॉल्व होगा, कौन सा सॉल्ट ज़्यादा डिजॉल्व होगा। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। रेट कांस्टेंट को हम कैपिटल K से शो करते हैं।
ये भी क्लास 11 में आप इसके बारे में पढ़ोगे। रेट कांस्टेंट को फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आप इसको पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। कोई रिएक्शन अगर किसी स्पीड से हो रहा है तो उसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट हमें मालूम करना होता है। तो रेट कांस्टेंट भी इस मशीन के थ्रू मालूम किया जा सकता है। बाकी ये डिटेल नहीं बताऊंगा रेट कांस्टेंट क्या है, वो 1 घंटे की पूरी बात है रेट कांस्टेंट के ऊपर, बट क्लास 11 में पढ़ेंगे जब इसका वक्त आएगा। नेक्स्ट, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी डिटरमाइन। टाइट्रेशन जैसे कि एक तो क्लासिकल मेथड से टाइट्रेशन कर सकते हैं, बताया था ब्यूरेट पाइपेट की मदद से। ब्यूरेट होता है, कॉनिकल फ्लास्क होता है, कलर चेंज होता है, इंडिकेटर डालते हैं, कलरलेस तो पिंक हो जाता है, याद है 9 में भी किया होगा टाइट्रेशन, वो क्लासिकल मेथड है। अब कंडक्टोमेट्रिक मेथड से क्या होता है, सेकंडों के अंदर आपको पता लग जाता है टाइट्रेशन की एंड पॉइंट क्या है। मशीन में डालेंगे, बटन दबाएंगे, पता लग जाएगा टाइट्रेशन ये इतना एंड पॉइंट आ रहा है, वरना कितना 15-20 मिनट लग जाते हैं उसको स्कूल में जब परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे मॉडर्न मेथड्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं जो चीज़ों को फास्ट कर देते हैं। तो ये आखिरी में 2 मैंने और टाइप्स बताए कि पोटेंशियोमेट्री और कंडक्टोमेट्री, इसके थ्रू हमें क्या क्या चीज़ें हमें पता लग सकती हैं। ठीक है, सबसे लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा जिसके साथ ये चैप्टर 7 हमारा क्लोज होगा, वो क्या है भाई, क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में डिफरेंस। देखो कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, रट्टा ही है, लेकिन थोड़ा सा समझ के रट्टा मारते हैं ना, और आसान आसान वर्ड्स के साथ, तो जल्दी याद हो जाता है, बस ये फ़ायदा। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल होता, कोई डेरिवेशन होती ना, तो एक लाइन को समझाने में फिर पूरा क्लास निकल जाती। बड़ी करना ही याद है, थोड़ा सा समझ के बस उसको याद कर लें, थोड़ा टाइम लगा के। और जिन बच्चों को मतलब याद जल्दी से होता है, मेमोराइजेशन जिनकी अच्छी है, उनके लिए तो बड़ा बेहतरीन टॉपिक्स हैं ये सारे, कि न्यूमेरिकल डेरिवेशन की कहानी ही कोई नहीं है, बस याद कर लो और हो गए, नंबर आ जाएंगे पेपर में। जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, जिनको डेरिवेशन से डर लगता है, उनके लिए तो आसान है। और जिनको याद जिनको जल्दी नहीं होता और उनके न्यूमेरिकल आराम से बनता है, डेरिवेशन आराम से होती है, उनके लिए ये मुश्किल चैप्टर है, बल्कि लाइन से सारे मुश्किल चैप्टर हैं। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हमने ऐसा किया, और एटमॉस्फेयर में भी यही किया, वाटर में भी यही किया, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी यही हो रहा है। सही है भाई। आखिरी टॉपिक क्या है भाई, हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड, मतलब ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। एक तो क्लासिकल मेथड जो नॉर्मली स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस में परफॉर्म करते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड जिसको नॉर्मल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जो टाइट्रेशन किया था ना, टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक मेथड्स वगैरह, वो सारे हमारे पास क्लासिकल मेथड थे, ओल्ड मेथड थे। और जो बाद में हमने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, जो बाद में आगे जाकर फिर मैंने आपको ये बताया कंडक्टोमेट्री, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो जो तरीका था पोटेंशियोमेट्री, ये सारे इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। फ़र्क क्या है इनमें? अब टाइट्रेशन जैसे कि कर रहे हैं, अब टाइट्रेशन एक तो आप लैब में कर सकते हैं, जो 9 क्लास में आपने किया ब्यूरेट पाइपेट की मदद से कलर चेंज करके, एक तो वो टाइट्रेशन है जो स्कूल में चल रही है, और एक टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आपको कंडक्टोमेट्रिक मेथड भी बता रहे हैं। मिक्सचर को सेपरेट करना, एक तो क्लास 9 में आपने प्रैक्टिकल कर लिया सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का, उसमें मैग्नेट की मदद से आपने लोहा अलग कर दिया, फिर एवोपरेशन की मदद से आपने सॉल्ट अलग कर दिया। ठीक है, और एक सेपरेशन का क्या टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, याद है कल जो पढ़ा था। क्या फ़र्क है दोनों में, एक क्लासिकल मेथड और एक क्लासिकल मेथड और एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड में। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस? कभी कभार मैं आपको जगाने के लिए करता हूँ ऐसे, लेकिन आप जाग जाओ। एक ही फ्लो में टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बच्चा सोने लगता है, तो कभी मैं चिल्ला उठता हूँ ताकि बच्चा जाग जाए, नींद में आ रहा होता है, अरे हाँ भी पढ़ा रहे कुछ। अच्छा भाई, क्या मेथड है? 4 डिफरेंस पढ़ते हैं, बहुत आसान से डिफरेंस है, वेरी इजी। क्लासिकल मेथड में क्या है? पहला, प्रोसीजर इज सिंपल, टाइट्रेशन करना बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई भी कर सकता है। और यहाँ प्रोसीजर इज टेक्निकल, मतलब कॉम्प्लेक्स, मुश्किल प्रोसीजर है। HPLC मशीन चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, मशीन देख के पागल हो जाएगा वो। दिखाया था ना मैंने आपको पिक्चर में कि यार करना क्या है इसमें, तो टेक्निकल है। सेकंड पॉइंट क्या है? क्लासिकल में सस्ते आ जाएंगे आप, ब्यूरेट, पाइपेट, कॉनिकल फ्लास्क कितने का आएगा? 1000 रुपये का, 2000, 5000 का आ जाएगा। करोड़ों रुपए के ऑपरेटर्स है HPLC वगैरह, तो इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव। बताया था ना मैंने आपको, देख के लग रहा था हाँ सर बहुत महंगी मशीन है कोई। थर्ड क्या है इसमें? स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड।
अगर आपको टाइट्रेशन करना है स्कूल में तो आपको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होगी, पर टीचर 5 मिनट आपको समझा देंगे भाई ऐसे टाइट्रेशन करनी है। बट यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। जो बंदा लैब में जाता है ना जॉब करने के लिए, 2 महीने तो उसको सिर्फ सिखाया जाता है, सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक उसको सिखाते रहते 2 महीने तक, तब जाकर उसको HPLC मशीन ऑपरेट करना आता है, गैस क्रोमैटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब चलाना आता है। ये नहीं कि 2 मिनट में टीचर ने बताया जैसे मैंने आपको पढ़ा देना बेटा ये है, अब आप जाकर खुद नहीं चला सकते HPLC, सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, उसके बाद पैसे भी तो मिलने सीखने के बाद, क्योंकि जॉब है ना वो पूरी, उस मशीन को ऑपरेट करना पूरी जॉब है। तो मतलब बहुत सारे जैसे ये जो पूरी है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे बहुत सारे लोग मास्टर्स करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जैसे आपने इंटर किया, आपने फिर बैचलर्स किया, मास्टर्स किया। जब आप मास्टर्स करते हैं केमिस्ट्री में ना, तो फाइनल ईयर में आपको चॉइस दी जाती है कि 4 फील्ड दी जाती है, आप किसी में भी कर लो। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, 4 ऑप्शन होते हैं MSc करते हैं जब आप, कि किसी में भी कर लो केमिस्ट्री में। तो अक्सर बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री चुनते हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की बात कर रहा हूँ, क्यों? चूँकि एनालिटिकल केमिस्ट्री जब वो पढ़ लेते हैं ना, तो KU के अंदर ही एक रिसर्च सेंटर है HEJ के नाम से, HEJ रिसर्च सेंटर कराची यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। अब वहाँ पर बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोप्स रखे हुए हैं। अब क्या होता है, जो बच्चा उससे पास आउट निकलता है तो डायरेक्ट वहीं पर उसकी जॉब लग जाती है। उसका काम क्या होता है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR लगा हुआ है, HPLC लगा हुआ है, इन सबको वो ऑपरेट करता है, जॉब है, पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा जॉब वाले। ज़्यादातर लोग जो MSc करते हैं ना, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, उनसे आप पूछोगे उन्होंने क्या लिया, फाइनल में बोलते हैं एनालिटिकल लिया है, उसको एना बोल रहे होते हैं वो शॉर्ट में। आप पूछोगे ना अपने किसी जो खानदान में आपकी किसी ने किया है, बोलते हैं भाई एना में कर रहा हूँ मैं। एना मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसको शॉर्ट में कहते हैं एना, ठीक है। पूरी फील्ड है ये स्टडी की, कितनी मशीन्स पढ़ रहे हैं, देख रहे नहीं उसके अंदर मशीन ही मशीन आ रही है। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। पूरा 1 साल बच्चे पढ़ते हैं उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में, मशीन्स की ऑपरेशन, तब उनको मशीन ऑपरेट करना आता है। 5-10 मिनट में नहीं आ सकता। 4th क्या है भाई, डिटर्मिनेशन इज स्लो। अब स्लो मशीन, स्लो मतलब क्लासिकल मेथड स्लो है। आपसे मैंने टाइट्रेशन के थ्रू बोला भाई कंसंट्रेशन बताइए अननोन सॉल्यूशन की, कम से कम 10 मिनट लगेंगे आपको, कम से कम 10 मिनट लगेगा, फास्ट भी कोई कर रहा है तो। इसमें डिटर्मिनेशन इज वेरी फास्ट, सेकंडों में, विद इन सेकंड्स आपको आंसर पता लग जाएगा। जैसे है ना, जैसे अब आपको मैंने एक मिक्सचर बनाकर दे दिया जिसमें रेत डाला, रेत मतलब सैंड डाला, सॉल्ट डाला और लोहे के पार्टिकल्स डाल दें और कहा अलग करो। आप अलग कर लोगे, टाइम लगेगा आपको। पहले आप मैग्नेट से आप क्या करोगे, लोहा अलग करोगे, फिर उसको आप पूरी चीज़ों को पानी में डिज़ोल्व करोगे, डिज़ोल्व करेंगे तो नमक डिज़ोल्व हो जाएगा। देन फिर उसको आप जो है वो फिल्टर करोगे तो रेत अलग बच जाएगा। याद है ऐसे कुछ प्रैक्टिकल सेपरेशन ऑफ मिक्सर। फिर बाद में नमक अलग करने के लिए हीट कर देंगे तो एवोपरेट हो जाएगा, नमक बच जाएगा। कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे सब काम को करने में। और यही चीज़ अगर सेकंडों में आपको करना तो आप क्या करो, क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी कर दोगे, फ़ौरन से वो 3 से 4 सेकंड में आपके पास सारी चीज़ें सेपरेट हो गई। तो ये इसकी डिटर्मिनेशन फास्ट होती है इंस्ट्रूमेंटल मेथड में। लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल इज नीडेड। जब आपको टाइट्रेशन करनी होती है ना, पूरा एक बीकर भर के आपको रखना पड़ता है, एसिड बेस पूरा बीकर भर के टीचर रख देते हैं इतना, तो उसको फिर ऊपर से पूरा फिलअप करते हैं। बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल होता है, सैंपल बहुत बड़ी तादाद में चाहिए होता है, जबकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल। आप एक ड्रॉप भी अगर आप सैंपल दे देंगे ना तो उसको भी एनालाइज कर देगा वो, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल से भी उसको एनालाइज किया जा सकता है। बस समझ में आ गई, चारों डिफरेंस आसान सी है। दैट्स इट अबाउट चैप्टर 7।